नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय की जी आपका शारीरिक शिक्षा की क्लासों में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान छोड़ा था और आज वहीं से शुरू करते हैं बिना किसी अपना टाइम जाहिर किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। हम दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की वह विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति के मन को किस प्रकार पढ़ सकते हैं या किसी व्यक्ति को किस प्रकार जान सकते हैं, जिसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, जिसमें से एक महान विद्वान है फ्राइड। फ्राइड महोदय ने मनोविज्ञान पर काफ़ी विश्लेषण किया है और उन्होंने अपनी एक विधि बताई है जिसके अनुसार हम किसी व्यक्ति के मन को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मनोविज्ञान में सबसे पहले अपना शोध प्रकाशित किया था। फ्राइड महोदय ने पहली अपनी जो विधि दी थी उसका नाम है मनोविश्लेषण विधि। दोस्तों, इसको अलग करके देखिए, आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मनो का अर्थ होता है यहाँ पर मन और प्लस विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर जानना, किसी के मन को जानना। दोस्तों, यह इस प्रकार नहीं है कि जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और हम उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके मन को पढ़ लेते हैं। नहीं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव, फ्राइड के अनुसार हमारी चेतना तथा अचेतन शक्तियाँ ही हमारे व्यक्तित्व के विकास में निर्धारण करती है। फ्राइड महोदय क्या कहते हैं कि जब हम व्यवहार करते हैं और जो हमारे अचेतन मन में होती हैं, जो हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, वह दोनों मिलकर ही हमारे व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण करती है। यानी हम किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार उनको व्यवहार में लाते हैं। यह मुख्य रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे क्या है कि आपको प्रथम दृश्य क्या आया, गुस्सा आया। पहली नज़र में ही आपको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आते ही आपने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। यानी किसी को मुक्का मार दिया, आपने किसी व्यक्ति को मुक्का मार दिया आपने। ठीक है, तो यह हो गया कि आप अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख पाए और आपने गुस्सा आते ही उसको अभिव्यक्त कर दिया, अपने व्यवहार में आते ही उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार फ्राइड महोदय कहना चाहते हैं कि यह चीज़ है या पूरा चक्कर आपके व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण का मुख्य कारक बनता है। आप समझ रहे हो? आगे देखिए, फ्राइड का मत था कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण उपतंत्रों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। यह 3 उपतंत्र निम्न प्रकार फ्राइड महोदय ने बताए थे। कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो उपतंत्र होते हैं वह हमारे व्यवहार व्यक्तित्व के बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप या स्रोत माने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं ईद, आईडी को आप किस रूप में सोचते हो, देखते हो? आपकी जो पहचान होती है,
पहचान वो नहीं कि आपको किसी ने कहा, जैसे आप मान लीजिए आप क्या काम करते हो, हलवाई का काम करते हो, तो आपकी पहचान हो गई कि ये तो हलवाई जी है, ठीक है, या आप क्या हो गए, ड्राइवर हो गए, या आप क्या बन गए, फौजी बन गए कि ये तो फौजी है। इस प्रकार की पहचान की बात नहीं कर रही है, कह रहे हैं फ्राइड मोदे, ये कहना चाहते हैं कि जो आपको मनुष्य होने के कारण आपको वह पहचान मिली है, ठीक है, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे आपकी मूल प्रवृत्तियां क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रवृत्तियां किसे कहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां क्या होती है, कुछ जन्मजात होती है, कुछ अर्जित होती है, यानी कुछ जन्म के समय ही उसको मिलती है। जब वह परिपक्व हो रहा होता है तो उसमें उन जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, और कुछ जब वह दुनिया में आकर दुनिया को देखकर प्रवृत्तियां अर्जित करता है, प्राप्त करता है। ईद की प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती है। आप खुद सोचने का प्रयास करिए कि जन्मजात प्रवृत्तियां कौन सी होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा के दौरान अच्छे से बताया है। जैसे रोना आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां है। जैसे उबासी लेना, क्या आपको रोना कोई सिखाता है क्या कि बच्चा ऐसे रो या ऐसे मत रो या धीरे रो, तेज रो, ऐसा कोई सिखाता है क्या आपको। उबासी लेना आपको सिखाता है। छोटा बच्चा होता है, देखिए जब वह 2 से 5 दिन का होता है तभी वह उबासी लेने लग जाता है। तीसरी देखिए भूख, चौथी हो जाएगी मूत्र त्याग, ऐसे ही मल त्याग। क्या ये सभी चीज़ें आपको कोई सिखाता है क्या। ये आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो आपको मनुष्य होने के नाते हम कह सकते हैं कि आपको अपने माता पिता द्वारा या ईश्वर द्वारा मिलती है। कुछ अर्जित होती है, कुछ अर्जित प्रवृत्तियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, गुस्सा करना जन्मजात भी है और अर्जित भी है। इसके अलावा जो और बताइए मुझे, जो आप क्या है कि अर्जित करते हो, सोचिए। नशे की आदत, और बताइए, खुद सोचिए, अपने दिमाग पर आप जोर डालिए, तभी आप परीक्षा भवन में इस चीज़ को अच्छे से याद रख पाओगे। ऐसी प्रवृत्तियां जो आप जैसे जैसे बड़े होते हो प्राप्त करते हो। मुझे बताइए, दर्द क्या जन्मजात प्रवृत्ति है। दर्द क्या जन्मजात प्रवृत्ति है या अर्जित है। मैं आपको कुछ मूल प्रवृत्तियां दे रहा हूं, आपको उन पर विचार करना है। आप अपनी आरबीडी की जो पुस्तक है उस पर पेज नंबर निकालिए 11 नंबर पेज खोलिए आप। उस पर मूल प्रवृत्तियां लिखी हुई है, जैसे पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, जिज्ञासा, शिशु रक्षा, शरणगति, रचनात्मक, संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, काम, आत्मगौरव, दैन्य, भोजन अन्वेषण, हास्य। दोस्तों, जब हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति आती है तो उनके साथ एक ना एक संवेग निश्चित आता है। यह भी आप गांठ बांध लीजिए, कैसे वो भी समझ लीजिए। जब आप क्या करते हो, रोते हो, रोना आपकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है रोना। तो रोना है तो स्वयं में आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा। समझ रहे हो। हमारी कोई ना कोई जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारे किसी न किसी स्वयं के साथ जुड़ी रहती है। चलिए ईद पर वापस लौटिए। ईद की प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ईद सिर्फ
आत्म संतुष्टि में विश्वास रखती है या रखता है। ये कहना ये चाहता है कि जब भी हमारे अंदर ईद उत्पन्न होगी तो हमें जब तक हमारी ईद पूरी नहीं हो जाती, यानी हमें आत्म संतुष्टि नहीं मिल जाती, हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं। चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमें आत्म संतुष्टि चाहिए ही चाहिए। जब भी आपके अंदर ईद की प्रवृत्ति जाग गई ना, तो आपको आत्म संतुष्टि दिलाकर ही मानेगी। आगे देखिए, ईद परिस्थितियों व नैतिकता, यानी कोई भी परिस्थिति हो, यानी कहीं भी कभी भी कैसे जहाँ कहाँ भी, और वो परिस्थिति बन गई। और नैतिकता, यानी नैतिकता की बात हो, यानी आपके अंदर किसी को मारने की इच्छा आ गई, आपको पता है कि किसी को मारना नैतिक बात नहीं है, अनैतिक है, आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, चाहे वह अनैतिक क्यों ना हो, आप उसको करोगे। ये देखिए क्या लिखा है, ईद परिस्थितियों व नैतिकता को नहीं समझता, वह हर शर्त पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, यानी अपना काम बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ईद प्रवृत्ति इस बात पर मुख्य रूप से जोर देती है। आगे देखिए, ईद की प्रधानता वाले व्यक्ति कार्य करने से पहले उसके परिणामों का चिंतन नहीं करते, यानी जो आप कार्य करने जा रहे हो, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि उसका परिणाम क्या होगा। समझ रहे हो आप खुद उदाहरण लीजिए अपने मन में कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो सकता है, आपको खुद सोचना है वह आप काम करने जा रहे हो और वह अनैतिक काम है, और आप परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत है, वहां पर जाने पर आपको हानि भी हो सकती है, और आप फिर भी जा रहे हो, और आप उसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जो होएगा वो देखा जाएगा। आप कभी कभी इस पर बोलते हो ना कि जा खेरा के साइयां मार सके ना कोई, चल आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ना, वो ईद है। ये जो आप फिल्मी डायलॉग मार के निकल जाते हो ना, फिर परिणाम आता है, वो आपको पता है क्या होता है। आपको एक बार इससे आत्म संतुष्टि तो मिल जाती है, पर इसका परिणाम आपको भयंकर भोगना पड़ता है। इस प्रकार के लोग मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं, उनको भी सिगमंड फ्रायड ने, महोदय ने मुख्य रूप से हेडलाइन किया है, उनका जिक्र किया है। देखिए, इसकी तुलना आदमी के अंदर पशु, यानी जब आपके अंदर पशु प्रवृत्ति आती है तो आप क्या करते हो, चोर, डाकू, भ्रष्टाचारी से की जाती है। आप समझ रहे हो ईड किस प्रकार की प्रवृत्ति है। ये आपको आत्म संतुष्टि दिलाकर ही मानेंगी, चाहे आपको अच्छे कार्य करने से आए या बुरे कार्य करने से। दूसरा, सिगमंड महोदय कहते हैं अहम ईगो होता है ना, वो एक युवा व्यक्ति या किशोर के अंदर अधिक होता है। अगर उसका एक बार ईगो हार्ट हुआ ना, तो फिर सोच लीजिए, आप खुद ही सोचिए, जब आप किशोरावस्था में थे, आपको किसी ने गाली निकाल दी या किसी ने कुछ कह दिया और आपको उसको कुछ सहन नहीं कर पाए, और आपने उसके बाद क्या किया होगा, आप खुद सोचिए। इसी प्रकार आप जब एक सोचने वाले प्राणी बनते हो ना, तब आपको, जब आप परीक्षा भवन में पहुंचते हो तो आप कन्फ्यूजनों से बहुत दूर चले जाते हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। आपको खुद एक सोचने वाला प्राणी बनना है। ऐसे रट्टा मार मार कर आप कितना याद रख पाओगे। आगे देखिए, अहम यानी ईगो, मतलब मैं। देखिए, बालक जन्म के बाद पूर्णतः ईद के अधीन होता है। ये देखिए कितनी अच्छी बात की है महोदय ने, कि जब बालक का जन्म हो जाता है, ठीक है, 9 महीने पश्चात, ठीक है, 0 से 9 महीने के पश्चात जब बालक का जन्म हो गया, अगर उसको भूख लगी, ठीक है, वह रोने लग गया, तो आपको उसको दूध पिलाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं पिलाओगे उसको आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, और तब तक वह रोता चिल्लाता बिलखता रहेगा।
समझ रहे हो? दोबारा देखिए इस लाइन को, क्या कहना चाहता है ये। बालक को जन्म के बाद पूर्णतः ईद के अधीन होता है। जब बालक जन्म लेता है वह पूर्णतः ईद के अधीन होता है। वह अपनी हर इच्छा की पूर्ति चाहता है। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है कि माता है वो दूध कहाँ से लाएगी, पिता कैसे उसको लाकर देंगे, कैसे व्यवस्था की जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी इच्छा पूरी चाहिए। पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों के कारण उसकी हर इच्छा पूर्ण नहीं होती हैं, जिससे तनाव व निराशा उत्पन्न होती है। यानी जब आप छोटे थे, जब आपकी उम्र मान लीजिए 2 या 4 साल की थी, तब आपने डिमांड की होगी घर वालों से कि मुझे क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, और किसी कारणवश आपकी साइकिल नहीं आ पाई, तो आप क्या हुए होंगे? आपको निराशा हाथ लगी है। और जब आप निराश हो जाते थे, और जैसे धीरे धीरे क्या है कि दिन निकलते जाते आपको खुद महसूस होने लगता था कि पापा उस दिन मुझे साइकिल क्यों नहीं दिला पाए थे। आप धीरे धीरे वास्तविक जीवन से जुड़ने लगते हो और आप इस प्रकार एक अच्छे विकासशील प्राणी बनते हो। देखिए आगे मोदी क्या कहना चाहते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं होती, जिससे तनाव निराशा उत्पन्न होती है। वह धीरे धीरे बालक का संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। यानी आप धीरे धीरे वास्तविकता से जुड़ते हो। इस प्रकार बालक में अहम का विकास होता है। अहम का विकास दोस्तों यहाँ पर वो वाला ईगो नहीं है कि आपके अंदर ईगो है, आपसे कोई बात करता है तो आप बात नहीं करते या इधर चले जाते हो। दोस्तों मनोविज्ञान में कुछ शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग लिया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित रहते हैं। यानी आपके जब अंदर ईगो आ जाता है तब आप एक समझदार व्यक्ति बनने लग जाते हो। इसके बाद आएगा ना वो सुपर ईगो होगा। सुपर ईगो में आप दयावान, दयालु, महान एक दार्शनिक व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप तीसरी स्टेज में पहुंचे ना, अभी हम दूसरी स्टेज में हैं, इससे पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, तीसरे पहुंचे ना, वहां पे आएगा सुपर ईगो। उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमारे सोचने का तार्किक तरीका है जो कि परिस्थितियों द्वारा विकसित होता है। यानी हम विभिन्न परिस्थितियों में दिनों दिन ढलते जाते हैं और उन परिस्थितियों और उस समय वक्त से हम जो सीखते हैं उनका अनुभव लेते हैं, और आगे हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उनमें हम जो हमारा अनुभव है वह अप्लाई करते हैं और उन परिस्थितियों से और आगे सीखते हैं। इस प्रकार यह क्रम है या साइकिल है, ये चलती रहती है और हम धीरे धीरे विकास की ओर ग्रोथ करते हैं, जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों शामिल रहता है। आगे देखिए, अहम को एक आदमी के भीतर का आदमी के रूप में समझा जा सकता है। कहने का अर्थ है जैसे वो कहावत है ना कि काश तू मेरी जगह होकर समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये उसी की बात कर रहा है। आगे देखिए, परम अहम यानी सुपर ईगो, इसमें व्यक्ति पूर्णतः आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को क्या है कि ढाल लेता है। देखिए, परम अहम व्यक्तित्व का नैतिक तंत्र है। इस स्टेज में पहुंचकर व्यक्ति पूर्णतः नैतिक तंत्र से संबंध अपना स्थापित कर लेता है। यानी जब भी आप उसको काम का कहोगे तब वह सोचने लगता है कि उसने मुझे काम कहा है, वह अच्छा है बुरा है, मेरे भविष्य के प्रति क्या होगा, इस प्रकार की। यानी आपकी जो 40 के बाद की आयु होती है ना, ये उसकी बात कर रहा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, सामाजिकरण यानी समाज में जो रीति रिवाज, संस्कृति, बोलचाल, परिवहन वो सभी उसको धारण कर लेता है, उसको कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता के साथ तादात्म्यकरण, यानी जो माता पिता कहते हैं, ठीक है,
जो बच्चों को सिखाते हैं, जो आदतें होती हैं, वो सभी वो अपने अंदर ढाल लेता है, तदात्मीकरण स्थापित करता है और बालक अपने माता पिता से सामाजिक दृष्टि से सही गलत व्यवहार के बारे में जानता है, यानी ज्ञान लेता है, समझता है चीज़ों को। माता पिता व समाज के नियमों व शिक्षाओं के अनुसार कार्य करने पर बालक को धनात्मक पुनर्बलन अर्थात प्यार प्रशंसा मिलती है। यानी जब भी समाज में बालक क्या करता है, कोई भी गुड वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन। और अगर हम मनोविज्ञान में कहें तो क्या मिलता है, पुनर्बलन। क्या मिलता है, पुनर्बलन। समझ रहे हो ना, पुनर्बलन इन्हीं को कहते हैं। और जब भी बच्चा क्या है कि समाज में गलत कार्य करता है, क्या करता है, गलत कार्य करता है, तब उसको क्या मिलती है, सजा, दंड। उसकी क्या की जाती है, बुराई, ये सभी। प्रशंसा मिलती है, नियमों के उल्लंघन से सजा मिलती है, जिससे इस बालक में अपराध बोध उत्पन्न होता है। यानी अपराध कहने का अर्थ ये है यहाँ पर, अपराध का जो बोध है, ज्ञान है। यानी अगर हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं, ठीक है, तो हमें सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी, सज़ा। इस बात का उसको क्या होता है, बोध होता है। बोध यानी उसको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तब वह अपराध नहीं करता है। अपराध को पूर्णतः यानी अपराध से पूर्णतः दूर रहता है। परम अहम को एक आदमी के भीतर का देवता के रूप में समझा जा सकता है। यानी यह बालक तो बिल्कुल देव है, देव यानी देवता है। वो नहीं जिसका नाम देव है, देव नाम का लड़का भी कांड कर सकता है। समझ रहे हो ना। यह देवीय प्रवृत्ति यानी देवता वाली प्रवृत्ति आध्यात्मिकता सुखों की प्राप्ति पर आधारित होता है। समझ रहे हो ना। यानी वो लोग जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, ये उनकी बात हो रही है। दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ा उस पर एक शॉर्ट नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हमने शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो हमारे विद्वान हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड, इन्होंने दोस्तों हमारी जो चिंतनशीलता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क जब विचार करता है वह किस प्रकार करता है, उसको किस प्रकार समझा जाता है, इस पर उन्होंने यानी एक मनोविज्ञान पर अच्छा कार्य किया है। ये चिंतनशीलता, मस्तिष्कता यानी मस्तिष्क में जब हम सोचते हैं, ये सारे मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। हमने इनका शाब्दिक रूप ले लिया, यहाँ पर जो आसान अर्थ है वो लिया है, ठीक है। इन पर कार्य करते हुए इन्होंने मन को पढ़ने के लिए जो मनोविश्लेषण विधि दी थी, कौन सी विधि, मनोविश्लेषण विधि, इसमें इन्होंने क्या किया कि व्यक्ति के जीवन में जो अवस्थाएं बनती है, जिन अवस्थाओं में वह यानी अपने मस्तिष्क से सोच पाता है, ठीक है। जैसे इन्होंने पहली अवस्था दी चेतन, दूसरी दी अवचेतन और तीसरी दी अचेतन।
इस पर दोस्तों क्वेश्चन भी इस प्रकार आता है कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत किन, इस पर शब्द ये जुड़ सकता है कि किन अवस्थाओं का जिक्र किया था या किन अवस्थाओं के बारे में कहा था जो मन को प्रभाषित करती है। इस प्रकार की जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एग्जामिनर किस प्रकार इसको जोड़ सकता है कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत किन मानसिक अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसमें बोल देंगे चेतन, अवचेतन और अचेतन, और चौथा बोल देंगे उपयुक्त सभी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे। चेतन में इन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार पर अधिक जोर दिया। प्रत्यक्ष व्यवहार। अवचेतन पर इन्होंने स्वप्न पर जोर दिया और अचेतन पर जो चेतन के परे होती है, यानी इसको हम मान सकते हैं अर्धमृत। ठीक है। अब इन्होंने इनके अलग अलग उदाहरण देकर बताई, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। इनको अच्छे से समझाने के लिए या इनको प्रूफ करने के लिए सिगमंड फ्राइड ने 3 इनके उपतंत्र बताए। क्या बताए इनके उपतंत्र? क्या बताए इनके 3 उपतंत्र? जो पहला था इड, तीसरा था ईगो, दूसरा था ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। ठीक है। इद में इन्होंने आत्म संतुष्टि पर अधिक जोर दिया। आत्म संतुष्टि पर। ठीक है। ईगो में इन्होंने एक नैतिक व्यक्ति पर जोर दिया, जो क्या करता है कि वास्तविकता का अपने जीवन में सामना करता है और उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन में अनुभव ग्रहण कर अपने आप को विकास की ओर ले जाता है। यानी वह क्या है कि समाज को समझने लगता है। ठीक है। ईगो को हम वास्तविक पॉइंट दे सकते हैं, वास्तविकता पर इन्होंने अधिक जोर दिया। और सुपर ईगो में इन्होंने जो देवीय प्रवृत्ति होती है, यानी देवता, इनको हम कह सकते हैं आदर्श शब्द से हम इसको जोड़ सकते हैं। इस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने अपना जो मनोविश्लेषण विधि है, इसको परिभाषित, यानी इसकी थ्योरी इस प्रकार इन्होंने प्रकाशित किए, जिसको हम एक शॉर्ट नज़र में अभी देख रहे हैं। आप इस प्रकार अपनी रफ कॉपी में भी इसको बना सकते हो, या आपको कहीं अगर बुक में जगह मिलती है तो आप इसको इस प्रकार बना लीजिए, आपको याद रखने में और अधिक आसानी होगी। इस प्रकार आप सिलेबस को शॉर्ट करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही करते हैं। सिगमंड फ्राइड को कल लेते हैं हम ओलपोर्ट और कैटिल को। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए या उनको जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है। वो आप RBD की जो अपनी क्या है पुस्तक है ना, जो RBD की जो पुस्तक है, कौन सी, जो पुरानी वाली है, उसका जो पेज नंबर है 11, उस पे दे रखी है मूल प्रवृत्ति। इधर दे रखी है मूल
प्रवृत्ति, और इस तरफ दे रखे हैं स्वयं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। आप कोई भी विगत परीक्षाओं का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। ये सारी आपको 14 मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ पर दे रखी है। कितनी है? ये सारी 14, और 14 इनके क्या दे रखे हैं? स्वयं दे रखे हैं। आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के स्वयं आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति और इसके स्वयं याद होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्ति के स्वयं क्या होंगे, इनको सुलेखित करो या इनको मिलाओ या इनमें से कौन सा सही है, इस प्रकार क्वेश्चन आज आता है। ठीक है, जैसे इसमें मूल प्रवृत्ति दे रखी है हास्य, यानी जब आप पूर्णतः हंसते हो तब आप क्या होते हो? आमोद प्रमोद प्रसन्न होते हो। समझ रहे हो ना? इस प्रकार आपको ये 14 याद होनी चाहिए। आपको मुख्य जुबानी ये ऐसा समझ लीजिए फ्री का ही नंबर है, यानी ये 2 नंबर फ्री के ही है अब के। आप इनको याद कर लीजिए, और आपको जितना पढ़ाया है आप एक बार उस पर नज़र डाल लिया करो। कुछ नहीं लगता, मात्र 10 मिनट का समय लगता है। इतना कर लिया करो, आपके लिए काफ़ी है। जब ये सेकंड पेपर आपका जो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जो प्रश्न पत्र है, क्या है, जो प्रश्न पत्र है 2011, 13, 18 और 22, ये तीनों आपको सोल्व करवाए जाएंगे। उससे पहले आप इन प्रश्न पत्रों का एक बार अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि परीक्षा का जो ट्रेंड है वो कैसा होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप आफ्टर मार्केट से क्या ले आओ, जो OMR जो सीट है ना, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है और ABCD, इसमें क्या दे रखे हैं? ऐसे गोले दे रखे होते हैं और इनको क्या होता है? भरना होता है। इस प्रकार आप इसको 1 या 2 बार, ऐसे 4 ले आइए या 5 ले आइए, प्रत्येक के शायद 2 रुपये लगते होंगे। इनको लेकर आप एक बार अभ्यास कर लीजिए इनको भरने का, क्योंकि ये भरने वाली जो सिस्टम है ना, ये आपका कम से कम ऐसा सोच लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट करवा देता है, यानी 10 नंबर आपके खा जाता है। इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आप जो विगत परीक्षा है उसकी जो प्रश्न पत्र है उस पर प्रथम पेज है, उसकी गाइडलाइन पढ़िए कि आपको जो गोला काला करना होता है वो किस प्रकार करना होता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें स्पष्ट दे रखा होता है कि मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे गोला दे रखा है। अगर आप क्या करते हो, इसको 90% काला कर देते हो और 10% यहाँ पर क्या कर देते हो, इतना छोड़ देते हो, तब आपका क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ा जाएगा, इसको खाली माना जाएगा। इस प्रकार आप गाइडलाइन अच्छे से पढ़ें, ताकि जब आप परीक्षा भवन में बैठो तो आपको गाइडलाइन पढ़ने में वो लगने वाला जो 10 से 12 मिनट का समय है वो आपको ना लगे, और वो आपका प्रश्न पत्रों को हल करने में लगे, ताकि आपको उनका सही लाभ मिल सके। तभी आप अन्य से आगे निकल पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी करिए, हार्डवर्क नहीं करिए। आप जितना भी हार्डवर्क करोगे अपने आप का लॉस है। स्मार्ट स्टडी करिए, आपको कम पढ़ने पर भी अधिक लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारी चेतना तथा अचेतन शक्तियाँ ही हमारे व्यक्तित्व के विकास में निर्धारण करती है। फ्राइड मोदी क्या कहते हैं कि जब हम व्यवहार करते हैं और जो हमारे अचेतन मन में होती हैं, जो हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, वह दोनों मिलकर
ही हमारे व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण करती है। यानी हम किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार उनको व्यवहार में लाते हैं, यह मुख्य रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे क्या है कि आपको प्रथम दृष्टया क्या आया, गुस्सा आया, पहली नज़र में ही आपको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते ही आपने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यानी किसी को मुक्का मार दिया, आपने किसी व्यक्ति को मुक्का मार दिया आपने। ठीक है, तो यह हो गया कि आप अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख पाए और आपने गुस्सा आते ही उसको अभिव्यक्त कर दिया, अपने व्यवहार में आते ही उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार फ्राइड महोदय कहना चाहते हैं कि यह चीज़ है या पूरा चक्कर आपके व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण का मुख्य कारक बनता है। आप समझ रहे हो? आगे देखिए, फ्राइड का मत था कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण उपतंत्रों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। यह 3 उपतंत्र निम्न प्रकार फ्राइड महोदय ने बताए थे। कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो उपतंत्र होते हैं वह हमारे व्यवहार व्यक्तित्व के बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप या स्रोत माने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं ईद, आईडी को आप किस रूप में सोचते हो, देखते हो? आपकी जो पहचान होती है, पहचान वो नहीं कि आपको किसी ने कहा, जैसे आप मान लीजिए आप क्या काम करते हो, हलवाई का काम करते हो, तो आपकी पहचान हो गई कि ये तो हलवाई जी है। ठीक है, या आप क्या हो गए, ड्राइवर हो गए, या आप क्या बन गए, फौजी बन गए कि ये तो फौजी है। इस प्रकार की पहचान की बात नहीं कह रहे हैं फ्राइड महोदय। ये कहना चाहते हैं कि जो आपको मनुष्य होने के कारण आपको वह पहचान मिली है, ठीक है, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे आपकी मूल प्रवृत्तियां क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रवृत्तियां किसे कहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां क्या होती है, कुछ जन्मजात होती है, कुछ अर्जित होती है, यानी कुछ जन्म के समय ही उसको मिलती है। जब वह परिपक्व हो रहा होता है तो उसमें उन जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, और कुछ जब वह दुनिया में आकर दुनिया को देखकर प्रवृत्तियां अर्जित करता है, प्राप्त करता है। ईद की प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती है। आप खुद सोचने का प्रयास करिए कि जन्मजात प्रवृत्तियां कौन सी होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा के दौरान अच्छे से बताया है। जैसे रोना आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। जैसे उबासी लेना, क्या आपको रोना कोई सिखाता है क्या कि बच्चा ऐसे रो या ऐसे मत रो या धीरे रो, तेज रो, ऐसा कोई सिखाता है क्या आपको? उबासी लेना आपको सिखाता है। छोटा बच्चा होता है, देखिए जब वह 2 से 5 दिन का होता है तभी वह उबासी लेने लग जाता है। तीसरी देखिए भूख, चौथी हो जाएगी मूत्र त्याग, ऐसे मल त्याग। क्या ये सभी चीज़ें आपको कोई सिखाता है क्या? ये आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो आपको मनुष्य होने के नाते हम कह सकते हैं कि आपको अपने माता पिता द्वारा या ईश्वर द्वारा मिलती है। कुछ अर्जित होती है, कुछ अर्जित प्रवृत्तियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, गुस्सा करना जन्मजात भी है और अर्जित भी है। इसके अलावा जो और बताइए मुझे, जो आप क्या है कि अर्जित करते हो, सोचिए। नशे की आदत, और बताइए, खुद सोचिए, अपने दिमाग पर आप जोर डालिए, तभी आप परीक्षा भवन में इस चीज़ को अच्छे से याद रख पाओगे। ऐसी प्रवृत्तियां जो आप
जैसे जैसे बड़े होते हो प्राप्त करते हो। मुझे बताइए, क्या जन्मजात प्रवृत्ति है? दर्द क्या जन्मजात प्रवृत्ति है या अर्जित है? मैं आपको कुछ मूल प्रवृत्तियां दे रहा हूं, आपको उन पर विचार करना है। आप अपनी आरबीडी की जो पुस्तक है उस पर पेज नंबर निकालिए 11 नंबर पेज खोलिए आप। उस पर मूल प्रवृत्तियां लिखी हुई है, जैसे पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, जिज्ञासा, शिशुरक्षा, शरणगति, रचनात्मक, संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, काम, आत्मगौरव, दैन्य, भोजन अन्वेषण, हास्य। दोस्तों, जब हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति आती है तो उनके साथ एक ना एक संवेग निश्चित आता है। यह भी आप गांठ बांध लीजिए। कैसे, वो भी समझ लीजिए। जब आप क्या करते हो, रोते हो, रोना आपकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है रोना। तो रोना है तो स्वयं में आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा। समझ रहे हो? हमारी कोई ना कोई जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारे किसी न किसी स्वयं के साथ जुड़ी रहती है। चलिए ईद पर वापस लौटिए। ईद की प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ईद सिर्फ आत्म संतुष्टि में विश्वास रखती है या रखता है। ये कहना ये चाहता है कि जब भी हमारे अंदर ईद उत्पन्न होगी तो हमें जब तक हमारी ईद पूरी नहीं हो जाती, यानी हमें आत्म संतुष्टि नहीं मिल जाती, हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं। चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमें आत्म संतुष्टि चाहिए ही चाहिए। जब भी आपके अंदर ईद की प्रवृत्ति जाग गई ना तो आपको आत्म संतुष्टि दिलाकर ही मानेगी। आगे देखिए, ईद परिस्थितियों व नैतिकता, यानी कोई भी परिस्थिति हो, यानी कहीं भी कभी भी कैसे जहाँ कहाँ भी, और वो परिस्थिति बन गई। और नैतिकता, यानी नैतिकता की बात हो, यानी आपके अंदर किसी को मारने की इच्छा आ गई। आपको पता है कि किसी को मारना नैतिक बात नहीं है, अनैतिक है। आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, चाहे वह अनैतिक क्यों ना हो, आप उसको करोगे। ये देखिए क्या लिखा है, ईद परिस्थितियों व नैतिकता को नहीं समझता, वह हर शर्त पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, यानी अपना काम बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ईद प्रवृत्ति इस बात पर मुख्य रूप से जोर देती है। आगे देखिए, ईद की प्रधानता वाले व्यक्ति कार्य करने से पहले उसके परिणामों का चिंतन नहीं करते, यानी जो आप कार्य करने जा रहे हो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि उसका परिणाम क्या होगा। समझ रहे हो? आप खुद उदाहरण लीजिए अपने मन में कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो सकता है, आपको खुद सोचना है वह आप काम करने जा रहे हो और वह अनैतिक काम है और आप परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत है, वहां पर जाने पर आपको हानि भी हो सकती है और आप फिर भी जा रहे हो और आप उसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जो होएगा वो देखा जाएगा। आप कभी कभी इस पर बोलते हो ना कि जा खेरा के साइयाँ मार सके ना कोई, चल आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ना वो ईद है। ये जो आप फिल्मी डायलॉग मार के निकल जाते हो ना, फिर परिणाम आता है वो आपको पता है क्या होता है। आपको एक बार इससे आत्म संतुष्टि तो मिल जाती है पर इसका परिणाम आपको भयंकर भोगना पड़ता है। इस प्रकार के लोग मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं, उनको भी सिगमंड फ्रायड ने महोदय ने मुख्य रूप से हेडलाइन किया है, उनका जिक्र किया है। देखिए,
इसकी तुलना आदमी के अंदर पशु, यानी जब आपके अंदर पशु प्रवृत्ति आती है तो आप क्या करते हो, चोर, डाकू, भ्रष्टाचारी से की जाती है। आप समझ रहे हो इड किस प्रकार की प्रवृत्ति है। ये आपको आत्मसंतुष्टि दिलाकर ही मानेंगी, चाहे आपको अच्छे कार्य करने से आए या बुरे कार्य करने से। दूसरा, सिगमंड महोदय कहते हैं अहम ईगो। ईगो होता है ना, वो एक युवा व्यक्ति या किशोर के अंदर अधिक होता है। अगर उसका एक बार ईगो हर्ट हुआ ना तो फिर सोच लीजिए, आप खुद ही सोचिए, जब आप किशोरावस्था में थे, आपको किसी ने गाली निकाल दी या किसी ने कुछ कह दिया और आपको उसको कुछ सहन नहीं कर पाए और आपने उसके बाद क्या किया होगा, आप खुद सोचिए। इसी प्रकार आप जब एक सोचने वाले प्राणी बनते हो ना, तब आपको जब आप परीक्षा भवन में पहुंचते हो तो आप कन्फ्यूजनों से बहुत दूर चले जाते हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। आपको खुद एक सोचने वाला प्राणी बनना है। ऐसे रट्टा मार मार कर आप कितना याद रख पाओगे। आगे देखिए, अहम। अहम यानी ईगो, मतलब मैं। देखिए, बालक जन्म के बाद पूर्णतः ईद के अधीन होता है। ये देखिए कितनी अच्छी बात की है महोदय ने, कि जब बालक का जन्म हो जाता है, ठीक है, 9 महीने पश्चात, ठीक है, 0 से 9 महीने के पश्चात जब बालक का जन्म हो गया, अगर उसको भूख लगी, ठीक है, वह रोने लग गया, तो आपको उसको दूध पिलाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं पिलाओगे उसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी और तब तक वह रोता चिल्लाता बिलखता रहेगा। समझ रहे हो। दोबारा देखिए इस लाइन को, क्या कहना चाहता है ये। बालक को जन्म के बाद पूर्णतः ईद के अधीन होता है। जब बालक जन्म लेता है वह पूर्णतः ईद के अधीन होता है। वह अपनी हर इच्छा की पूर्ति चाहता है। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है कि माता है वो दूध कहाँ से लाएगी, पिता कैसे उसको लाकर देंगे, कैसे व्यवस्था की जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी इच्छा पूरी चाहिए। पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों के कारण उसकी हर इच्छा पूर्ण नहीं होती हैं, जिससे तनाव व निराशा उत्पन्न होती है। यानी जब आप छोटे थे, जब आपकी उम्र मान लीजिए 2 या 4 साल की थी, तब आपने डिमांड की होगी घर वालों से कि मुझे क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, और किसी कारणवश आपकी साइकिल नहीं आ पाई, तो आप क्या हुए होंगे, आपको निराशा हाथ लगी है। और जब आप निराश हो जाते थे, और जैसे धीरे धीरे क्या है कि दिन निकलते जाते आपको खुद महसूस होने लगता था कि पापा उस दिन मुझे साइकिल क्यों नहीं दिला पाए थे। आप धीरे धीरे वास्तविक जीवन से जुड़ने लगते हो और आप इस प्रकार एक अच्छे विकासशील प्राणी बनते हो। देखिए आगे महोदय क्या कहना चाहते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं होती, जिससे तनाव निराशा उत्पन्न होती है, वह धीरे धीरे बालक का संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। यानी आप धीरे धीरे वास्तविकता से जुड़ते हो। इस प्रकार बालक में अहम का विकास होता है। अहम का विकास दोस्तों, यहाँ पर वो वाला ईगो नहीं है कि आपके अंदर ईगो है, आपसे कोई बात करता है तो आप बात नहीं करते या इधर चले जाते हो। दोस्तों, मनोविज्ञान में कुछ शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग लिया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित रहते हैं। यानी आपके जब अंदर ईगो आ जाता है तब आप एक समझदार व्यक्ति बनने लग जाते हो। इसके बाद आएगा ना वो सुपर ईगो होगा। सुपर ईगो में आप दयावान, दयालु, महान, एक दार्शनिक व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप तीसरी स्टेज में पहुंचे ना, अभी हम दूसरी स्टेज में हैं, इससे पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, तीसरे पहुंचे ना, वहाँ पे आएगा सुपर ईगो। उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमारे सोचने का तार्किक तरीका है जो कि परिस्थितियों द्वारा विकसित होता है।
यानी हम विभिन्न परिस्थितियों में दिनों दिन ढलते जाते हैं और उन परिस्थितियों और उस समय वक्त से हम जो सीखते हैं उनका अनुभव लेते हैं और आगे हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उनमें हम जो हमारा अनुभव है वह अप्लाई करते हैं और उन परिस्थितियों से और आगे सीखते हैं। इस प्रकार यह क्रम है या साइकिल है, ये चलती रहती है और हम धीरे धीरे विकास की ओर ग्रोथ करते हैं, जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों शामिल रहता है। आगे देखिए, अहम को एक आदमी के भीतर का आदमी के रूप में समझा जा सकता है। कहने का अर्थ है, जैसे वो कहावत है ना कि काश तू मेरी जगह होकर समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये उसी की बात कर रहा है। आगे देखिए, परम अहम यानी सुपर ईगो, इसमें व्यक्ति पूर्णतः आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को क्या है कि ढाल लेता है। देखिए, परम अहम व्यक्तित्व का नैतिक तंत्र है। इस स्टेज में पहुंचकर व्यक्ति पूर्णतः नैतिक तंत्र से संबंध अपना स्थापित कर लेता है। यानी जब भी आप उसको काम का कहोगे तब वह सोचने लगता है कि उसने मुझे काम कहा है, वह अच्छा है बुरा है, मेरे भविष्य के प्रति क्या होगा, इस प्रकार की। यानी आपकी जो 40 के बाद की आयु होती है ना, ये उसकी बात कर रहा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, सामाजिकरण यानी समाज में जो रीति रिवाज, संस्कृति, बोलचाल, परिवहन, वो सभी उसको धारण कर लेता है, उसको कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता के साथ तादात्म्यकरण यानी जो माता पिता कहते हैं, ठीक है, जो बच्चों को सिखाते हैं, जो आदतें होती हैं, वो सभी वो अपने अंदर ढाल लेता है, तादात्म्यकरण स्थापित करता है और बालक अपने माता पिता से सामाजिक दृष्टि से सही गलत व्यवहार के बारे में जानता है, यानी ज्ञान लेता है, समझता है चीज़ों को। माता पिता व समाज के नियमों व शिक्षाओं के अनुसार कार्य करने पर बालक को धनात्मक पुनर्बलन अर्थात प्यार, प्रशंसा मिलती है। यानी जब भी समाज में बालक क्या करता है, कोई भी गुड वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन। और अगर हम मनोविज्ञान में कहें तो क्या मिलता है, पुनर्बलन। क्या मिलता है, पुनर्बलन। समझ रहे हो ना, पुनर्बलन इन्हीं को कहते हैं। और जब भी बच्चा क्या है कि समाज में गलत कार्य करता है, क्या करता है, गलत कार्य करता है, तब उसको क्या मिलती है, सजा, दंड, उसकी क्या की जाती है, बुराई, ये सभी। प्रशंसा मिलती है, नियमों के उल्लंघन से सजा मिलती है, जिससे इस बालक में अपराध बोध उत्पन्न होता है। यानी अपराध कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर अपराध का जो बोध है, ज्ञान है। यानी अगर हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं, ठीक है, तो हमें सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी, सज़ा। इस बात का उसको क्या होता है, बोध होता है। बोध यानी उसको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तब वह अपराध नहीं करता है, अपराध को पूर्णतः यानी अपराध से पूर्णतः दूर रहता है। परम अहम को एक आदमी के भीतर का देवता के रूप में समझा जा सकता है। यानी यह बालक तो बिल्कुल देव है, देव यानी देवता है, वो नहीं जिसका नाम देव है। देव नाम का लड़का भी कांड कर सकता है, समझ रहे हो ना। यह देवीय प्रवृत्ति यानी देवता वाली प्रवृत्ति आध्यात्मिकता, सुखों की प्राप्ति पर आधारित होता है, समझ रहे हो ना। यानी वो लोग जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, ये उनकी बात हो रही है। दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा उस पर एक शॉर्ट नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
दोस्तों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो हमारे विद्वान हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने दोस्तों हमारी जो चिंतनशीलता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क जब विचार करता है वह किस प्रकार करता है, उसको किस प्रकार समझा जाता है, इस पर उन्होंने यानी एक मनोविज्ञान पर अच्छा कार्य किया है। ये चिंतनशीलता, मस्तिष्कता, यानी मस्तिष्क में जब हम सोचते हैं, ये सारे मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। हमने इनका शाब्दिक रूप ले लिया, यहाँ पर जो आसान अर्थ है वो लिया है। ठीक है, इन पर कार्य करते हुए इन्होंने मन को पढ़ने के लिए जो मनोविश्लेषण विधि दी थी, कौन सी विधि? मनोविश्लेषण विधि। इसमें इन्होंने क्या किया कि व्यक्ति के जीवन में जो अवस्थाएं बनती है, जिन अवस्थाओं में वह यानी अपने मस्तिष्क से सोच पाता है, ठीक है, जैसे इन्होंने पहली अवस्था दी चेतन, दूसरी दी अवचेतन और तीसरी दी अचेतन। इस पर दोस्तों क्वेश्चन भी इस प्रकार आता है कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत किन, इस पर शब्द ये जुड़ सकता है कि किन अवस्थाओं का जिक्र किया था या किन अवस्थाओं के बारे में कहा था जो मन को प्रभावित करती है। इस प्रकार की जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एग्जामिनर किस प्रकार इसको जोड़ सकता है कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत किन मानसिक अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसमें बोल देंगे चेतन, अवचेतन और अचेतन, और चौथा बोल देंगे उपयुक्त सभी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे। चेतन में इन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार पर अधिक जोर दिया, प्रत्यक्ष व्यवहार। अवचेतन पर इन्होंने सौंपन पर जोर दिया और अचेतन पर जो चेतन के परे होती है, यानी इसको हम मान सकते हैं अर्धमृत। ठीक है, अब इन्होंने इनके अलग अलग उदाहरण देकर बताई, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। इनको अच्छे से समझाने के लिए या इनको प्रूफ करने के लिए सिगमंड फ्राइड ने 3 इनके उपतंत्र बताए। क्या बताए इनके उपतंत्र? क्या बताए इनके 3 उपतंत्र? जो पहला था इड, तीसरा था ईगो, दूसरा था ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। ठीक है, इद में इन्होंने आत्म संतुष्टि पर अधिक जोर दिया, आत्म संतुष्टि पर। ठीक है, ईगो में इन्होंने एक नैतिक व्यक्ति पर जोर दिया, जो क्या करता है कि वास्तविकता का अपने जीवन में सामना करता है और उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन में अनुभव ग्रहण कर अपने आप को विकास की ओर ले जाता है। यानी वह क्या है कि समाज को समझने लगता है। ठीक है, ईगो को हम वास्तविक पॉइंट दे सकते हैं, वास्तविकता पर इन्होंने अधिक जोर दिया। और सुपर ईगो में इन्होंने जो देवीय प्रवृत्ति होती है, यानी देवता
इनको हम कह सकते हैं आदर्श, आदर्श शब्द से हम इसको जोड़ सकते हैं। इस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने अपना जो मनोविश्लेषण विधि है इसको परिभाषित, यानी इसकी थ्योरी इस प्रकार इन्होंने प्रकाशित की है, जिसको हम एक शॉर्ट नज़र में अभी देख रहे हैं। आप इस प्रकार अपनी रफ कॉपी में भी इसको बना सकते हो, या आपको कहीं अगर बुक में जगह मिलती है तो आप इसको इस प्रकार बना लीजिए, आपको याद रखने में और अधिक आसानी होगी। इस प्रकार आप सिलेबस को शॉर्ट करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही करते हैं सिगमंड फ्राइड को। कल लेते हैं हम ओलपोर्ट और कैटिल को। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए या उनको जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वो आप आरबीडी की जो अपनी क्या है पुस्तक है ना, जो आरपीडी की जो पुस्तक है, कौन सी, जो पुरानी वाली है, उसका जो पेज नंबर है 11, उस पे दे रखी है मूल प्रवृत्ति। इधर दे रखी है मूल प्रवृत्ति और इस तरफ दे रखे हैं स्वयं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। आप कोई भी विगत परीक्षाओं का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। ये सारी आपको 14 मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ पर दे रखी है। कितनी है ये सारी? 14, और 14 इनके क्या दे रखे हैं? स्वयं दे रखे हैं। आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के स्वयं, आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति और इसके स्वयं याद होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्ति के स्वयं क्या होंगे, इनको सुलेखित करो या इनको मिलाओ या इनमें से कौन सा सही है, इस प्रकार क्वेश्चन आज आता है, ठीक है। जैसे इसमें मूल प्रवृत्ति दे रखी है हास्य, यानी जब आप पूर्णतः हंसते हो तब आप क्या होते हो? आमोद प्रमोद प्रसन्न होते हो, समझ रहे हो ना। इस प्रकार आपको ये 14 याद होनी चाहिए, आपको मुख्य जुबानी। ये ऐसा समझ लीजिए फ्री का ही नंबर है, यानी ये 2 नंबर फ्री के ही है अब। आप इनको याद कर लीजिए और आपको जितना पढ़ाया है आप एक बार उस पर नज़र डाल लिया करो। कुछ नहीं लगता, मात्र 10 मिनट का समय लगता है। इतना कर लिया करो, आपके लिए काफ़ी है। जब ये सेकंड पेपर आपका जो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जो प्रश्न पत्र है, क्या है, जो प्रश्न पत्र है 2011, 13, 18 और 22, ये तीनों आपको सोल्व करवाए जाएंगे। उससे पहले आप इन प्रश्न पत्रों का एक बार अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि परीक्षा का जो ट्रेंड है वो कैसा होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप आफ्टर मार्केट से क्या ले आओ, जो OMR जो सीट है ना, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है और ABCD, इसमें क्या दे रखे हैं, ऐसे गोले दे रखे होते हैं और इनको क्या होता है, भरना होता है। इस प्रकार आप इसको 1 या 2 बार, ऐसे 4 ले आइए या 5 ले आइए, प्रत्येक के शायद 2 रुपये लगते होंगे। इनको लेकर आप एक बार अभ्यास कर लीजिए इनको भरने का, क्योंकि ये भरने वाली जो सिस्टम है ना, ये आपका कम से कम ऐसा सोच लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट करवा देता है, यानी 10 नंबर आपके खा जाता है। इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आप जो विगत परीक्षा है उसकी जो प्रश्न पत्र है उस पर प्रथम पेज है, उसकी गाइडलाइन पढ़िए
कि आपको जो गोला काला करना होता है वो किस प्रकार करना होता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें स्पष्ट दे रखा होता है कि मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे गोला दे रखा है। अगर आप क्या करते हो, इसको 90% काला कर देते हो और 10% यहाँ पर क्या कर देते हो, इतना छोड़ देते हो, तब आपका क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ा जाएगा, इसको खाली माना जाएगा। इस प्रकार आप गाइडलाइन अच्छे से पढ़ें, ताकि जब आप परीक्षा भवन में बैठो तो आपको गाइडलाइन पढ़ने में वो लगने वाला जो 10 से 12 मिनट का समय है वो आपको ना लगे, और वो आपका प्रश्न पत्रों को हल करने में लगे, ताकि आपको उनका सही लाभ मिल सके, तभी आप अन्य से आगे निकल पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी करिए, हार्डवर्क नहीं करिए। आप जितना भी हार्डवर्क करोगे अपने आप का लॉस है। स्मार्ट स्टडी करिए, आपको कम पढ़ने पर भी अधिक लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।